नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनीष पाल और आपका स्वागत है खूनी कहानी चैनल पर, जहां डर और रोमांच के हर पहलू से आपका सामना होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि ये सिर्फ एक कहानी है या सच। एक शानदार रात में सावित्री भवन के अंदर तीन लोग, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, एक लोकल हिस्टोरियन और एक क्यूरियस विजिटर, लाइब्रेरी में इकट्ठे होते हैं। जो पहले एक खौफनाक और पुरानी बिल्डिंग थी, अब एक पुरानी किताबें रखी लाइब्रेरी है। इन्वेस्टिगेटर्स के इंस्ट्रूमेंट अचानक से एक्टिविटी दिखाते हैं। टेम्परेचर रूम का एकदम से गिर जाता है और दीवारों पर अजीब सा साया झलकने लगता है। अचानक एक औरत के रोते हुए आवाज़ कॉरिडोर में गूंजती है, जो धीरे धीरे तेज होने लगती है। तीनों को एक भयानक प्रेजेंस का एहसास होता है, जैसे कोई चाह रहा हो कि वो वहां से तुरंत चले जाएं। पुरानी और भारी दरवाजे जोर से बंद हो जाते हैं, उनको बिल्डिंग के अंदर लॉक कर देते हैं। उस वक्त सावित्री देवी की रूह सीढ़ियों के ऊपर से दिखाई देती है। उसकी आंखों में गुस्सा और गम दिखता है और वो चिल्लाकर कहती है, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। कहानी हमें 1920 के दौर में ले जाती है। मसूरी के पहाड़ों में सावित्री भवन अपनी पूरी शान पर था। ये भवन एक शानदार मकान था, विक्टोरियन आर्किटेक्चर के साथ, जो अपने बड़े बड़े आर्क्ड विंडोज, लोहे के बनाए गए बालकनीज और फैले हुए दूर दूर तक बागों से एक अमीर और रियासती जिंदगी का एहसास कराता था। भले ही दिन में ये जगह एक शानदार महल जैसे दिखती थी, लेकिन जब रात में कोहरा पहाड़ों से धीरे धीरे नीचे आता, तो ये जगह कुछ अलग सी लगने लग जाती थी। जैसे ये मकान अपने अंदर कुछ गहरे राज छुपा रहा हो। राय बहादुर सूर्यदेव, जो इस भवन का मालिक था, एक बहुत अमीर जमींदार था। ब्रिटिश इंडिया में उसकी काफ़ी अच्छी पहचान थी और उसका स्टेटस एक इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति का था। उसकी पत्नी सावित्री देवी एक खूबसूरत, समर्पित और धार्मिक औरत थी। बाहर से देखा जाए तो दोनों एक परफेक्ट जोड़ी लगते थे, रायसी जिंदगी जीते हुए हर सुविधा का साथ। सावित्री भवन अक्सर शानदार पार्टीज का अड्डा बना रहता, जहां ब्रिटिश ऑफिसर्स और लोकल अमीर लोग शामिल होते थे। घर में काफ़ी बड़ा स्टाफ था और दिन के वक्त पूरा घर एक अलग सी रौनक से भर जाता था, लेकिन रात के वक्त एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। सावित्री देवी एक बड़े घर की बहू थी, जो अपने सुंदर और शालीन स्वभाव के लिए मशहूर थी। वो अपनी धार्मिकता और परिवार के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे। घर के मंदिर में वो घंटों तक पूजा और ध्यान करते थे, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही तन्हाई थी, जो धीरे धीरे उसकी शांति से भरी जिंदगी को भारी उदासी में बदलने लगे थे। उसका पति सूर्यदेव, जो दिन ब दिन उससे दूर होता जा रहा था। पहले सूर्यदेव उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन अब वो अक्सर काम के बहाने घर से दूर रहता। उसकी काफ़ी ट्रैवलिंग होने लगी थी और धीरे धीरे शहर में अफवाह उड़ने लगी कि सूर्यदेव का काफ़ी औरतों के साथ चक्कर है, और ये भी कहा जाने लगा कि वो कुछ काले जादू और अजीबो-गरीब रस्मों में भी इन्वॉल्व हो चुका था। ये सब सुन के सावित्री के मन में चिंता और दुख और बढ़ने लगते हैं। वो एक समय में जो खुश और जिंदा दिली औरत थी, अब वो अकेली और उदास रहती। रातों में वो अक्सर जागती रहती थी। घर के नौकर आपस में उसके बदलते स्वभाव और अजीब हरकतों के बारे में चर्चाएं करते। सावित्री अब पार्टी में कम ही दिखाई देती और ज़्यादातर वक्त अपने प्राइवेट क्वार्टर्स या फिर मेंशन के पुराने लाइब्रेरी में बिताने लगी, जहां वो पुरानी धार्मिक किताबें और रहस्यमयी टेक्स्ट पढ़ते थे। एक रात सावित्री अपने कमरे में सोई हुई थी, जब अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका उसके बदन को छू के गुजर गया। आंखें खुलते ही उसने देखा कि कमरा बिल्कुल ठंडा हो गया था, जैसे अचानक से टेम्परेचर गिर गया हो। उसने अपने बिस्तर के पास रखे घड़ी पर नजर डाली। रात के 2 बजे थे। उस वक्त मेंशन में एक अजीब सी खामोशी थी, जो समय रात से भी ज़्यादा भयानक लग रही थी। सावित्री ने महसूस किया कि जैसे कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा है। धीरे धीरे कदमों की आवाज़ एकदम पास आ गई। उसने दरवाज़ा खोलकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था।
वो खौफ के एहसास के साथ वापस बिस्तर पर बैठ गई। अगले कुछ दिनों में उसने घर के हर कोने में कुछ अजीब हरकतें महसूस करना शुरू किया। कभी दरवाजा अपने आप खुल जाता, कभी झूमर हल्का-हल्का झूमने लगता। लाइब्रेरी की किताबें में से कुछ किताबें अपनी जगह से अपने आप गिर जाती और रात के अंधेरे में अक्सर उसे एक औरत की चीखें सुनाई देती। सावित्री को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या था। उसने अपने पति सूर्यदेव को ये सब बताया, लेकिन सूर्यदेव ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी बातों में ही उलझा रहता था और सावित्री को इग्नोर करता था। सूर्यदेव का स्वभाव अब एकदम से अलग हो गया था। पहले वो अपनी पत्नी से प्यार करता था, लेकिन अब वो अपने कमरे में बंद रहता। वो अक्सर अपने प्राइवेट स्टडी रूम में रहता और वहाँ से अजीब से चांट्स और मंत्र की आवाज़ें आती। सावित्री को समझ नहीं आता था कि उसका पति किन चीज़ों में लगा है, लेकिन वो इतनी हिम्मत नहीं कर पाती थी कि इसे डायरेक्ट जाकर पूछ सके। एक दिन सावित्री ने देखा कि सूर्यदेव एक पुराने ट्रंक में से कुछ पुरानी किताबें निकाल रहा था। उसने देखा कि वो किताबें काले जादू और ब्लैक मैजिक की थी। सावित्री के मन में एक अजीब सा डर छा गया। उसने समझ लिया था कि उसके पति ने किसी बुरे रास्ते पर कदम रख दिया है। सावित्री देवी एक धार्मिक और भक्त औरत थी, जो भगवान विष्णु और माँ दुर्गा की पूजा करती थी। जब उसने अपने घर में ये अजीब और डरावनी चीज़ें देखनी शुरू की, तो उसने मंदिर में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना शुरू कर दिया। घर के लोगों को लगता था कि सावित्री देवी की मानसिक स्थिति बिगड़ रही है, लेकिन वो जानती थी कि ये सब चीज़ें सच हैं। एक रात जब वो मंदिर में बैठी थी, तो उसने महसूस किया कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। जैसे ही उसने पलट के देखा, वहाँ एक अजनबी साया था, एक औरत का साया जो धुंधला और अजीब था। सावित्री ने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे वो कांपने लगी। उसने अपनी आंखें बंद करके जाप करना शुरू किया और धीरे-धीरे वो साया गायब हो गया। इस घटना के बाद सावित्री और ज़्यादा समय मंदिर में बिताने लगी। उसका डर बढ़ता जा रहा था। घर के अंदर कुछ तो ऐसा था जो गलत था और उसके जीवन का एक भयानक मोड़ आने वाला था। एक दिन सूर्यदेव काफी देर तक घर से बाहर था। सावित्री अपने कमरे में थी जब उसने दोबारा से कुछ अजीब आवाजें सुनी। इस बार आवाज दरवाजे के बाहर से नहीं, बल्कि दरवाजे के अंदर से आई थी। सावित्री ने डर के मारे अपने आसपास देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी एक जबरदस्त ठंडी हवा का झोंका उसके पास आया और कमरे का सारा सामान गिराकर चला गया। सावित्री ने जोर से चीख मारी, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। अगले दिन सावित्री भवन के अंदर नौकर चाकर ने देखा कि सावित्री देवी अपने कमरे में नहीं थी। वो लापता थी, जैसे हवा में गायब हो गई हो। उसका कोई पता नहीं चला और इस घटना के बाद घर में डर और परेशानी का माहौल छा गया। घर के लोग समझ नहीं पाए कि सावित्री को क्या हुआ। उसका ढूंढ निकालना असंभव लगने लगा। कई महीने गुजर गए, लेकिन सावित्री देवी का कोई पता नहीं चला। कुछ लोग कहने लगे कि उसने सुसाइड कर लिया होगा। सावित्री देवी के लापता होने के कई सालों बाद सावित्री भवन की दशा धीरे धीरे बिगड़ गई। राय बहादुर सूर्यदेव, जो पहले से ही अपने आप में घिरा रहता था, अपनी पत्नी के लापता होने के बाद और भी ज्यादा तन्हा और परेशान हो गया। उसने अपने बिजनेस में भी इंटरेस्ट खोना शुरू कर दिया और जल्दी ही उसकी हालात ऐसी हो गई थी कि जैसे वो अपने घर को भी नहीं संभाल पा रहा था। सब लोगों के लिए सावित्री भवन एक मनोरंजन की जगह हुआ करता था, लेकिन अब ये जगह एक वीरान और अजीब भवन बन चुका था। सूर्यदेव के मरने के कुछ सालों बाद सावित्री भवन को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। पहाड़ों में छुपी हुई इस भवन का रखरखाव मुश्किल से हो रहा था। इसीलिए सरकार ने डिसाइड किया कि इस पुरानी हवेली को एक पब्लिक लाइब्रेरी में कन्वर्ट किया जाए। सरकार का मानना था कि मसूरी जैसी टूरिस्ट स्पॉट के लिए ये कल्चर और हिस्टोरिकल वैल्यू का काम करेगा। हवेली के रिनोवेशन का काम शुरू हुआ और पुराने महल को सफाई करके एक मॉडर्न लाइब्रेरी में बदलने की कोशिश की गई। घर के पुराने हॉल्स को पढ़ने की जगह बना दिया गया
और बड़े-बड़े हॉल्स में किताबें और शेल्फ्स लगाई गई। हवेली के पुराने झूमरों को साफ करके वापस इंस्टॉल किया गया और हर जगह नए लाइट्स लगाए गए। लाइब्रेरी के ओपन होने के बाद पहले कुछ दिनों तक सब कुछ नॉर्मल था। लोग इस नई लाइब्रेरी में पढ़ने आते, किताबें देखते और इसका मज़ा लेते। लेकिन धीरे-धीरे कुछ लोगों ने वहाँ अजीब चीज़ें महसूस करना शुरू की। एक दिन एक स्टाफ मेंबर जो रात को लाइब्रेरी को बंद कर रहा था, उसने एक अजीब-सी आवाज़ सुनी। पहले तो उसने इग्नोर किया, लेकिन जब उसने ध्यान से सुना तो ये आवाज़ जैसे किसी औरत के रोती हुई आवाज़ थी। उसने लाइब्रेरी के हर कोने में जाकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। आवाज़ धीरे-धीरे और तेज़ होती गई और उसके बाद एकदम से खामोशी छा गई। उस दिन के बाद लाइब्रेरी के काफ़ी लोगों ने और स्टाफ मेंबर्स ने कुछ न कुछ अजीब हरकतें महसूस करना शुरू किया। कभी किताबें अपनी जगह से गिर जाती, कभी शेल्फ्स हिलती हुई दिखाई देती। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने एक साया देखने का दावा किया, जो वाइट साड़ी पहने हुई एक औरत का था। सब ये समझने लगे कि सावित्री देवी की रूह अब इस लाइब्रेरी में भटक रही है। जब ये अजीब हरकतें बढ़ने लगी तो लोकल लोग इस लाइब्रेरी में आने से कतराने लगे। ये घटना तब और ज़्यादा सीरियस हो गई जब एक पुराना लेटर्स लाइब्रेरी के रिनोवेशन के दौरान एक स्टाफ मेंबर को मिला। ये लेटर एक पुराने केयर टेकर ने लिखा था, जो राय बहादुर के दौरान वहाँ का काम देखता था। लेटर में उसने लिखा था, इस घर में कुछ अजीब हो रहा है। सावित्री देवी जो बाहर से एक शांत औरत थी, उसके अंदर कुछ काला था। उसका चेहरा रात को अजीब सा दिखने लगता था, जैसे उसके अंदर कोई दूसरी शक्ति घुस गई हो। रात को एक औरत के आंसू और चीखने की आवाज़ सुनाई देती थी और ये घर अब वैसा नहीं रहा जैसा ये पहले था। ये लेटर मिलने के बाद लोगों का शक और ज़्यादा पक्का हो गया। सबको लगने लगा कि जो भी सावित्री देवी के साथ हुआ था, उसका भूत अब लाइब्रेरी के अंदर भटक रहा है और वो अपनी दर्द और अकेलापन को सबको महसूस कराना चाहता है। लोगों के अंदर लाइब्रेरी को लेकर डर बढ़ने लगा और फिर एक दिन एक लोकल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर राजीव को इस कहानी के बारे में पता चला। राजीव काफ़ी दिनों से भूतिया जगहों और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को स्टडी कर रहा था। उसने कई जगह पर रिसर्च की थी, लेकिन सावित्री भवन के बारे में उसने काफ़ी अजीब और इंटरेस्टिंग बातें सुनी थी। जब उसने लाइब्रेरी की हॉन्टिंग्स और सावित्री देवी की आत्मा के बारे में मालूम किया, तो उसने डिसाइड किया कि वो वहाँ जाकर ये सब इन्वेस्टिगेट करेगा। राजीव ने अपनी टीम के साथ लाइब्रेरी के अंदर जाकर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करने का काम शुरू किया। उसने अपने साथ पुराने टेप्स और नई टेक्नोलॉजी लेकर आया था, जिससे वो हर एक अजीब हरकत को कैप्चर कर सके। लाइब्रेरी के अंदर रात में वो लोग अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ बैठ गए और हर एक कोने में मॉनिटरिंग डिवाइस सेट कर दिए। जब राजीव और उसकी टीम ने पहली रात को अपने इन्वेस्टिगेशन का काम शुरू किया, तो शुरू में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। इंस्ट्रूमेंट पहले कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज़ नहीं दिखा रहे थे, लेकिन रात के 12 बजे के बाद माहौल धीरे-धीरे बदलने लगता है। इंस्ट्रूमेंट एकदम से हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, टेम्परेचर ड्रॉप रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। राजीव एक बड़ा ईएमएफ रीडर लेके एक शेल्फ के पास जाता है और उसके आसपास टेम्परेचर 10 डिग्री के आसपास गिर जाता है। उस वक्त राजीव को पहली बार एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है और उसके सामने एक किताब अपने आप शेल्फ से गिर जाती है। उसने डर के मारे अपने टीम के मेंबर को बुलाया, लेकिन तब तक सब वापस शांत हो चुका था। राजीव की टीम ने यह सब रिकॉर्ड किया और वो समझ गए कि कुछ तो सच में इस लाइब्रेरी के अंदर गलत हो रहा था। ये पहली रात का इनकाउंटर था, लेकिन इसके बाद हर रात ये हरकत और भी बढ़ती गई। दूसरी रात राजीव और उसकी टीम को वापस कुछ अजीब हरकतें देखने को मिली। रात के टाइम जब सब मॉनिटरिंग कर रहे थे, उन्होंने एक कॉर्नर में एक औरत का साया देखा। वो साया सफ़ेद साड़ी पहने हुआ था और धीरे धीरे वो उनकी तरफ बढ़ने लगा। टीम के एक मेंबर जो कैमरा कंट्रोल कर रहा था, एकदम से हिल गया और उसने कैमरा का डायरेक्शन बदल दिया। जब तक कैमरा वापस सही जगह पे आया, वो साया गायब हो चुका था।
टीम का हर मेंबर अब पूरी तरह से श्योर हो गया था कि ये लाइब्रेरी एक हॉन्टेड जगह है और सावित्री देवी का भूत सच में अब यहीं भटकता रहता है। राजीव ने डिसाइड किया कि वो और गहराई में इन्वेस्टिगेशन करेगा और लाइब्रेरी के अंदर छुपी पुरानी चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा। 2 रातों तक लाइब्रेरी में जो हुआ उसने राजीव और उसकी टीम को ये समझा दिया था कि यहाँ कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो नॉर्मल नहीं है। सावित्री देवी का भूत अब भी वहाँ एक हिस्सा है, लेकिन ये सब कैसे और क्यों हो रहा है इसका जवाब उन्हें अभी तक नहीं मिला था। राजीव ने डिसाइड किया कि वो और गहराई में जाकर इसकी तहकीकात करेगा। लाइब्रेरी के अंदर छुपे राज को समझने के लिए उन्होंने सावित्री देवी की जिंदगी के बारे में और खोजना शुरू किया, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन को और भी महीन तरीके से करना शुरू कर दिया था। राजीव की टीम ने जब वापस लाइब्रेरी का इंस्पेक्शन शुरू किया तो उन्हें एक पुरानी डायरी मिली जो सावित्री देवी की थी। ये डायरी एक पुरानी अलमीरा के अंदर एक किताबों के ढेर के नीचे छुपी हुई थी, जिसे लाइब्रेरी के रिनोवेशन के दौरान किसी ने नोटिस नहीं किया था। इस डायरी में सावित्री देवी के व्यक्तिगत जीवन की कुछ गहराइयों का पता चलता था, उसकी तन्हाई, उसका दर्द और उसकी कुछ छिपी हुई बातें जो किसी को नहीं पता थी। डायरी के कुछ पन्ने सावित्री देवी के इमोशनल ब्रेकडाउन के बारे में थे, जो सूर्य देव को लेकर थे। उस डायरी की एक एंट्री में लिखा था, मैं अपने जीवन के इस मोड़ पर हूँ जहाँ मुझे समझ नहीं आता मैं किस पर विश्वास करूं। सूर्यदेव अब एक अजीब इंसान बन गया है। उसने अपने आप को एक अजनबी दुनिया में डाल लिया है, एक ऐसी दुनिया जहां मैं उसका साथ नहीं दे सकती। ये घर अब मुझे अपना नहीं लगता। हर रात कुछ अजीब होता है, जैसे यह जगह अब एक जिंदा इंसान की नहीं रही है। इस एंट्री से राजीव और उसकी टीम को ये समझने में आया कि सावित्री देवी को उसके अंत के कुछ दिनों में घर के अंदर कुछ अजीब महसूस होता था, लेकिन डायरी के आगे के पन्ने और ज्यादा डरावने और भयानक थे। एक एंट्री में उसने लिखा था, मुझे लगता है कि इस घर में कुछ ऐसा हो रहा है जो मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। जब रात होती है तो मैं उन आवाज़ों को सुन सकती हूँ। पहले मुझे लगा ये सिर्फ मेरे मन का वहम है, लेकिन अब ये सब कुछ सच लगता है। एक औरत के रूप में कोई मेरे साथ रह रहा है, मुझे देख रहा है और हर रात वो मेरे करीब आता है। ये सब पढ़कर राजीव और उसकी टीम काफ़ी परेशान हो गई। ये साफ था कि सावित्री देवी का जीवन के अंतिम दिनों में उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा था जो उसकी समझ के बाहर था। शायद वो ब्लैक मैजिक या किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का शिकार हो गई थी। लेकिन इसका पूरा सच समझने के लिए उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को और भी बारीकी से करना शुरू किया।